इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दुनिया किस तरह सोचती है और हमारी जो थिंकिंग है उसके अंदर क्या खराबी है। हमारे जो सरहदें हैं उससे बिल्कुल करीब दो मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दरमियान में एक आध मुल्क है, और इन दो मुल्कों को कहते हैं आज़रबाईजान, एक आज़रबाईजान है और ये इस्लामी मुल्क है, और उसके साथ एक दूसरा मुल्क है उसको कहते हैं आर्मीनिया। ये दोनों ईरान के बिल्कुल करीब हैं, टर्की के भी बिल्कुल करीब हैं, और अगर आप आगे बढ़ते जाएं मजीद तफसीलात देखें तो जॉर्जिया के भी बिल्कुल करीब हैं। तो ये दोनों मुल्क जो थे, ये एक वक्त था कि रशिया का हिस्सा होते थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद ये दोनों मुल्क आज़ाद हो गए। अब मैं दोनों मुल्कों के बारे में थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ें दे के फिर आगे बढ़ता हूँ। पहली बात तो ये जो आर्मीनिया है ये दुनिया में पहली क्रिश्चियन कंट्री था, या पहली क्रिश्चियन स्टेट थी। जब क्रिश्चियनिटी आई और उसने फिर सेंट्रल एशिया की तरफ मूव करना शुरू किया तो सबसे पहले आर्मीनिया के अंदर क्रिश्चियन स्टेट बनी थी या क्रिश्चियन कंट्री बना था। तो एज ए कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री अगर दुनिया के अंदर किसी मुल्क को कहा जा सकता है तो वो आर्मीनिया है। और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, उसके अंदर छोटा सा मुल्क है, बड़ी सफाई है, उसके पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं उसके अंदर, इसके अलावा लेक्स हैं बहुत, और मजहबी तौर पर लोग बड़े मजबूत हैं क्योंकि सारे ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं और तगड़े क्रिश्चियन हैं, और इनको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये ऑर्थोडॉक्स हैं। और उनके साथ जो बिल्कुल सरहद मिलती है वो आज़रबाईजान है, और आज़रबाईजान ये कभी ईरान का हिस्सा होता था लेकिन उसके बाद फिर दो हिस्सों में तकसीम होकर एक आज़रबाईजान रूस का हिस्सा बन गया, और दूसरा जो आज़रबाईजान है वो आज भी ईरान के अंदर है। तो ईरान का एक सूबा उसका नाम भी आज़रबाईजान है, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट मुल्क जो है वो भी आज़रबाईजान है। और आज़रबाईजान जो है ये बड़े खूबसूरत मुल्क है और इसके अंदर तेल निकलता है, लिहाजा बड़ा आप समझे कि अमीर मुल्क है इस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि पेट्रोल और गैस वहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलती है। तो अब 1991 में ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, क्योंकि उससे पहले ये रशिया का हिस्सा थे, और जब आज़ाद हुए तो इनके दरमियान एक पट्टी है, एक इलाका है जिसको नकोर्नो काराबाग कहते हैं। अब ये नकोर्नो काराबाग जो है एक इलाका है जिसके ऊपर कन्फ्लिक्ट है कि ये आर्मीनिया का हिस्सा है या फिर आज़रबाईजान का हिस्सा है, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा लड़ाइयाँ हुई और बड़ी खौफनाक किस्म की लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि आर्मीनियन ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा मुल्क है क्योंकि इसके अंदर आर्मीनियन बोली जाती है और आर्मीनियन नस्ल के लोग हैं, और साथ ही जो आज़रबाईजान है वो क्लेम करता है कि क्योंकि हमारी सरहदें बिल्कुल करीब हैं, हमारे ज़्यादा लोग हैं और हमारा ही हिस्सा होता था जब ये रशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया था, तो अब ये हमें वापस मिलना चाहिए। तो दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो गया। जब कन्फ्लिक्ट हो गया तो दो मुल्क थे जिन्होंने आज़रबाईजान का खुल के साथ दिया था। एक टर्की था क्योंकि टर्की की सरहद मिलती है साथ ही, और टर्की की जो सरहद है वो आर्मीनिया के साथ भी मिलती है और साथ साथ आज़रबाईजान के साथ भी मिलती है। तो टर्की इस सारे कन्फ्लिक्ट के अंदर आया और उसने खुल के आज़रबाईजान का साथ दिया, और उसके बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने खुल के आज़रबाईजान की सपोर्ट की। हमने आज़रबाईजान को वेपन्स भी दिए, हमने अपने लोग भी दिए जिन्होंने वहाँ जाकर ट्रेनिंग करवाई उनकी फ़ौज की, क्योंकि उस वक्त आज़रबाईजान की फ़ौज बड़ी कमज़ोर थी और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि रशिया के पास था। जब रशिया के पास एक मुल्क हो तो ज़ाहिर आर्मी तो सेंट्रल थी रशिया की, तो उन्होंने इन मुल्कों के अंदर जो फौज थी उसको डेवलप नहीं होने दिया था। तो वो फौजी लिहाज से बड़ा कमज़ोर मुल्क था, अमीर था और लोग भी बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे और वेपन्स चलाने वाले लोग भी नहीं थे। तो पाकिस्तान ने फौजी लिहाज से उनकी भरपूर मदद की। हमने उनको वेपन्स भी दिए, फिर वेपन्स चलाने का तरीका भी सिखाया। हमारी एयरफोर्स भी जाके उनको ट्रेनिंग देती रही, हमारी जो फौज है, बड़ी फौज है, वो भी जाकर उनको ट्रेन करती रही और जाके हमने भरपूर तरीके से उनका साथ दिया। सो फार सो पाकिस्तान ने आर्मीनिया को आज तक तस्लीम नहीं किया। लिहाजा दो ऐसे मुल्क हैं जो यूएन के मेंबर्स भी हैं लेकिन कभी पाकिस्तान ने उनको तस्लीम नहीं किया। पहला मुल्क जो है इसराइल है, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसराइल के लिए पासपोर्ट वैलिड नहीं, और दूसरा मुल्क आर्मीनिया है। आर्मीनिया को भी हमने आज तक तस्लीम नहीं किया, और उसे तस्लीम ना करने की जो वजह है वो आज़रबाईजान है। अब आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाक़या, और वो वाक़या हो वाशिंगटन के अंदर। आर्मीनियन प्रेसिडेंट भी गए और उसके साथ साथ जो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट है वो भी वहाँ पे गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के दरमियान सुलह करवा दी। और ये जो सुलह है इस वक्त बैनुल क़ौमी खबर है। आर्मीनियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पे हैं, आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट भी हैं, और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, दोनों एक दूसरे के बगलगीर हुए, और बगलगीर होने के साथ साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि नकोर्नो काराबाग जो है उसके कन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व करते हैं। और बाकायदा उसके अंदर कुछ जुजियात हैं जो आने वाले दिनों में पूरी तफसील के साथ आपको बताऊंगा अभी सरदस्त, क्योंकि वो सारा जो मुआहदा अभी प्रॉपर ओपन नहीं हुआ कि उसके बारे में कोई तफसील से बात की जा सके। बहरहाल मसला ये है कि इन दोनों ने अपना मसला हल कर लिया है और मामला जो है अब सेटल हो गए हैं, और ट्रंप साहब को दोनों मुल्कों ने मिलकर कहा है कि ये नोबल इनाम के हकदार हैं, इन्हें नोबल पीस इनाम मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। तो दोनों की तरफ से भी रिकमेंडेशन होगी। पाकिस्तान पहला मुल्क था दुनिया के अंदर जिसने रिकमेंड किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको नोबल इनाम मिलना चाहिए। अब उसके बाद तो कंबोडिया भी आ गया, अब ये आर्मीनिया भी आ गया, अब आज़रबाईजान भी आ गया। इसके अलावा और भी बड़े मुल्क हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से भी प्रपोजल आ जाए कि इसराइल ने भी प्रपोज कर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबल पीस प्राइस मिलना चाहिए। अब ये आगे चल के सोचेंगे कि मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो एक कैच है जिसके लिए ये सारी हमने दास्तान स्टार्ट की थी वो ये थी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ दो मुल्क थे जिन्होंने खुल के आज़रबाईजान का साथ दिया था। एक टर्की था, दूसरा पाकिस्तान था। और जब ये कन्फ्लिक्ट हल हो रहा था तो आज़रबाईजान जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के इनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और
हमेशा इन्होंने पाकिस्तान का साथ भी दिया और पाकिस्तान ने भी उनका ज़ाहिर साथ दिया था। तो अज़रबैजान को चाहिए था कि वो कम से कम तुर्की को या फिर पाकिस्तान को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करता, इन दोनों मुल्कों से वो रब्ता करता, इनका शुक्रिया अदा करता, इनको बताता कि जनाब हमें ये एक फैसिलिटी मिल रही है तो हमें इसको अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही अगर पाकिस्तान के एक नुमाइंदे को साथ ले जाता, तुर्की के एक नुमाइंदे को साथ ले जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो साबित करने वाली, जो साबित होने वाली बात है या बताने वाली बात है कि हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। अज़रबैजान ने भी अपना इंटरेस्ट देखा और आर्मीनिया ने भी अपना इंटरेस्ट देखा, और जब इंटरेस्ट देखा तो वो उन मुल्कों को भी भूल गए कि जिन्होंने उनके लिए इस हद तक कुर्बानी दी थी कि उन्होंने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया था, उन्होंने पूरे यूरोप का प्रेशर बर्दाश्त किया था, बल्कि पूरा रशियन जो पूरा एक लॉबी है उसका भी प्रेशर बर्दाश्त किया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा था, तुर्की भी पीछे नहीं हटा था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, जब सुलह होने लगी, तो इन दोनों मुल्कों को ये दोनों मुल्क भूल गए। चले आर्मीनिया तो ज़ाहिर उसका तुक नहीं बनता था, उसके तो खिलाफ ही थे हम सब, लेकिन अज़रबैजान को चाहिए था कि वो शामिल करता। तो दुनिया में जो मामलात हैं वो इस तरह चलते हैं, हर मुल्क अपना मफाद देखता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपने मफाद की कुर्बानी देता है और उसी की इससे सजा मिलती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के सिस्टम को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें अपने मफाद का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इस हद तक आगे चले जाएंगे कि दूसरे मुल्कों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें, तो जब दूसरे मुल्कों की बारी आएगी तो हमें पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो इसके अंदर ये कैच है कि जनाब थोड़ा सा अकल को हाथ मारें और मामलात को अंडरस्टैंड करें। दूसरे मुल्क इस तरह नहीं है कि उनका आपके साथ निकाह हो गया हुआ है कि उन्होंने हमेशा आपका साथ देना, उन्होंने अपने मफाद देखने। तो ये कहानी थी आज की जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। लेकिन अब हम असल वीलॉग की तरफ आते हैं। भारतीय एयर चीफ जो है उन्होंने आज एक अजीब सी बात की है, और ये अजीब सी बात जो है उसने पूरी दुनिया को हंसने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है जी हमने पाकिस्तान के तैयारी गिरा दी। अब ये पाकिस्तान के तैयारी 3 महीने बाद कैसे गिर गए, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और ट्रंप ने दोबारा तस्दीक कर दिया है कि पाकिस्तान ने 5 से 6 तैयारे गिराए थे इंडिया के। अब ये तस्दीक कैसे हुई आगे चल के बताएंगे। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो भी सामने आ गया ब्लूमबर्ग के बाद, उसने कहा जी कि मोदी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया सियासी लिहाज से, और ट्रंप ने उसको बाकायदा पीस के रख दिया है। और मोदी से गलती क्या हुई वो अब न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी आ गई है। और साथ साथ ये भी पता चला है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, वो इस वक्त मुश्किल का शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये जो मोदी और ट्रंप की जंग है उसके अंदर जो कैजुअलिटी है वो मुकेश अंबानी की हो रही है। कैसे, आपको इसी व्लॉग में तफसील से बताया जाएगा। और बाजोड़ में जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए एक पेशरफ्त हुई है, वो पेशरफ्त क्या है ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। हम सबसे पहले बाजोड़ और यूरोप की तरफ चलते हैं। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है और यहाँ पे एक अमन जिरगा भी है, और वो जिरगा मसलसल कोशिश कर रहा है कि मामलात को सेटल किया जाए और पाक फौज जो है वो ऑपरेशन वहाँ ना कर सके। अब आज उसका 7वां दौर हुआ है, और ये 7वां दौर जो है वो मोहम्मद तहसील के अंदर हुआ है। मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन मुज़ाकरात के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो दहशतगर्द जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है और वो इस वक्त बाजोड़ एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या बाजोड़ के इलाकों के अंदर छुपे बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो उनको रास्ता दिया जाए और उनको कहा जाए कि वो हर लिहाज से इस इलाके को छोड़ दें और वापस चले जाएं अफगानिस्तान में। लेकिन आज के दिन में भी कोई खास पेशरफ सामने नहीं आई, और जो पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे मौजूद हैं उन्होंने किसी किस्म का समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बस ऑप्शन आपके पास 3 ही है। एक ऑप्शन ये है कि इन लोगों से कहीं वापस चले जाएं, जब ये वापस चले जाएंगे तो हम इनको रास्ता दे देंगे, ये निकल जाएं और उसके बाद इस इलाके में ये वापस ना आए। और अगर ये नहीं मानते तो फिर आप 1 या 2 दिनों के लिए ये इलाका छोड़ दें, यानी बाजोड़ के जो लोग हैं वो नकल मकानी कर दें 1 या 2 दिनों के लिए, ताकि जो लोग वहां पे बाकी बच जाएं उनके खिलाफ ठीक ठाक किस्म का ऑपरेशन किया जाए और उन्हें वासले जहन्नम किया जाए या फिर उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जाए। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो, और आप यही रहना चाहते हैं और आप इलाका खाली नहीं करना चाहते, तो फिर आप अपने आप को महफूज रखें, कोशिश करें कि आपका नुकसान ना हो। और उसके लिए उन्हें बताया गया कि आप मोर्चे खोद लें, उसके अंदर चले जाएं, या फिर आप किसी महफूज जगहों पर चले जाएं, या अपने दीवारों के पीछे अपने आप को कर लें ताकि कम से कम आपको नुकसान ना हो, आपको जानी और माली नुकसान ना हो आपका। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मेरा ख्याल है जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर बाजोड़ के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके जो मलिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और वो मसलसल जिरगे कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस सूरत को समझाया जा सके, सुलझाया जा सके। अब वो पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनसे भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फोर्सेस का जवाब बड़ा क्लियर है कि हमने इस ऑपरेशन को हर लिहाज से मंतकी नतीजे पर पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ से दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी फैल रही है और साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भी परेशान भी कर रही है और बीमार भी कर रही है। तो अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है